2002 में हुए गुजरात दंगल के दौरान गुजरात के एक गांव रणधीरपुर की बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके परिवार के 14 सदस्यों को मार दिया गया। मृतकों में बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी भी शामिल थी, जिसे बिल्किस की आंखों के सामने ही जमीन पर पटक कर मार दिया गया। इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी, जिसके बाद 2008 में बॉम्बे सत्र अदालत ने 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 15 अगस्त 2022 को गोधरा जेल में सजा काट रहे इन 11 कैदियों को गुजरात सरकार की सजा माफी की नीति के तहत रिहा कर दिया गया। आप और मैं इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि 20 साल तक न्याय की बाट जो रही बिल्किस बानो के लिए वह पल कितनी बेबसी भरा रहा होगा जब आरोपियों की रिहाई हुई। और इससे हैरानी की बात यह है कि रिहाई के बाद आरोपियों के समर्थन में रैली भी निकाली गई। भारतीय समाज में धर्म और मजहब की सियासत के बीच दम तोड़ते न्याय के ऐसे अनेकों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। साथ ही जाति के नाम पर भी यही पैटर्न बार बार देखने को मिल जाएगा। हाथरस की मनीषा या जम्मू की 6 साल की बच्ची असिफा के साथ हुई दरिंदगी, और इस दरिंदगी के बाद दरिंदों के समर्थन में सड़कों पर निकली भीड़ के मनोविज्ञान को समझने की बौद्धिक क्षमता आप में नहीं तो आप बिल्किस के केस को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। बिल्किस के साथ हुई नाइंसाफी को ठीक से समझना हो तो भावरी देवी को केस को जानिए। आपको दोनों जगह लगभग एक सा पैटर्न आपको नजर आएगा। कुम्हार जाति से संबंध रखने वाली भावरी देवी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, जिसने 1992 में बाल विवाह के खिलाफ मुहिम चलाई थी। भावरी के प्रयासों से कई बच्चियां समाज की इस कुरीति का शिकार होने से बच गई, लेकिन जल्द ही बड़ी मूछ रखने वालों की बड़ी पगड़ियां मिट्टी में मिलनी शुरू हो गई। भावरी देवी के गांव की एक 9 साल की बच्ची की शादी होने जा रही थी। भावरी देवी के प्रयासों से प्रशासन ने यह शादी रुकवा दी। तय दिन उस बच्ची की शादी नहीं हो पाई, लेकिन अगले दिन 9 साल की उस बच्ची की गुपचुप तरीके से शादी कर दी गई। 9 साल की बच्ची की शादी रुकवाने की जिम्मेदार भावरी देवी थी। भावरी देवी की वजह से रसूखदार लोगों की मूछें नीची हो गई थी, पगड़ी की इज्जत भी मिट्टी में मिल गई थी। इस गुनाह की सजा तो उसे मिलनी ही थी। एक ही दिन जब भावरी देवी अपने पति के साथ खेत पर थी, तभी जातिवादी दरिंदों ने हमला किया। भावरी के पति को काबू कर भावरी के साथ सामूहिक बलात्कार किया। पति पत्नी को मारा हुआ समझकर दरिंदे वहां से भाग गए। भारतीय समाज में इस तरह की क्रूरता कोई बड़ी बात नहीं, छोटी जातियों के साथ तो यह सदियों से होता आ रहा था। अब तक किसी विक्टिम ने इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने खिलाफ हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा सके। भावरी ने ऐसा किया, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। आज भी भावरी देवी की हकीकत जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सामूहिक बलात्कार के बाद पुलिस थाने में भावरी को सबूत के तौर पर अपना लहंगा जमा कराने को कहा गया। उसने ऐसा किया और अपने पति के खून से सनी पगड़ी से खुद को ढकना पड़ा। उसी हालत में भावरी देवी को उस रात 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। पुलिस ने भावरी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC भेजा, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने भावरी का मेडिकल टेस्ट करने से इनकार कर दिया। PHC के डॉक्टर ने भावरी देवी को जयपुर सवाई मानसिंह MSS अस्पताल रेफर कर दिया। जब वो जयपुर पहुंची तो वहां के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना कोई भी जांच करने से इनकार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि बलात्कार के 48 घंटे से अधिक समय बाद योनि से स्वैब लिया गया, जबकि कानून यह कहता है इस तरह के केस में 24 घंटे के भीतर वैजाना सैंपल ले लिया जाना चाहिए। लेकिन मेडिकल टेस्ट में भावरी देवी के शरीर पर लगे जख्मों को दर्ज नहीं किया गया। घटना के बाद भावरी लगातार थाने का चक्कर लगाती रही। इस बीच आरोपी भावरी को लालच देने की और उसके परिवार को धमकाने की कोशिश करते रहे। 15 नवंबर 1995 को अपने फैसले में जयपुर की जिला एवं सत्र अदालत ने मामले को खारिज कर दिया और सभी 5 आरोपियों को बरी कर दिया गया। जज ने अपने फैसले में कहा कि भावरी का पति अपनी पत्नी के सामूहिक बलात्कार को निष्क्रिय रूप से नहीं देख सकता था। उसने रोका क्यों नहीं? महिला संगठनों के दबाव में राज्य सरकार ने इस जजमेंट के खिलाफ अपील करने का फैसला किया। 2007 तक इस घटना के 15 साल बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने मामले पर केवल एक सुनवाई की और इस बीच 2 आरोपियों की मौत हो गई, बाकी 3 बरी हो गए। आरोपी में चाचा भतीजे की जोड़ी शामिल थी। न्यायाधीश ने कहा कि एक भारतीय गांव का अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने ही भतीजे के सामने
सामूहिक बलात्कार का हिस्सा नहीं हो सकता। मेडिकल रिपोर्ट में 5 अलग अलग पुरुषों के स्पर्म सैंपल भावरी के योनि और उसके लहंगे में पाए गए थे। क्या इतना काफी नहीं था यह साबित करने के लिए कि भावरी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था? फिर भी आरोपी बरी हो गए। यह बड़ी मूछों वाले समाज के लिए बड़ी मूछों पर ताव देने वाली बात थी। एक अबला की आबरू को रौंद कर भी आरोप मुक्त हो जाना यह जश्न की बात तो थी ही ना। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन विधायक कन्हैयालाल मीणा ने राज्य की राजधानी जयपुर में उन 5 आरोपियों के सम्मान में एक विजय रैली का आयोजन किया और उनके राजनीतिक दल की महिला शाखा ने भी भावरी को झूठा साबित करने के लिए रैली में भाग लिया। आरोपी बरी हो गए। जिन्होंने रेप किया वो गांव के इज्जतदार लोगों में शामिल हो गए। जो विक्टिम थी उसके लिए गांव में अब जगह बची ही नहीं थी। गांव की ऊंची जाति वालों ने उसे और उसके परिवार को गांव से निकालने को मजबूर किया, लेकिन वो जाति भी कहाँ। भावरी के लिए भारतीय समाज में कोई ऐसी जगह थी ही नहीं जहां उसे लोगों की हमदर्दी हासिल हो सके। जल्द ही भावरी के जात के लोगों ने गांव के दबाव में आकर भावरी को जाति से बाहर निकाल दिया। भावरी के भाइयों को तो इसी समाज में ही सरवाइव करना था, इसलिए उन्होंने भावरी से नाता तोड़ लिया। जबकि भावरी देवी की मां की मृत्यु हुई तो उसके भाइयों ने उसे अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया। जो उस वक्त भावरी देवी के साथ हुआ वही आज बिल्किस बानो के साथ हो रहा है। इस बीच बदला कुछ नहीं। बिल्किस के मामले में भी वही पैटर्न दोहराया जा रहा है। अंतर बस इतना ही है कि भावरी को गहलोत जी की कृपा से मकान हासिल हो गया, लेकिन बिल्किस को अपना सब कुछ लुटाने के एवज में भी अब तक कुछ न मिल सका। दुनिया में हर जगह अपराध होते हैं, लेकिन न्याय की ऐसी फजीहत कहीं नहीं होती है जैसे हमारे यहाँ देखने को मिलती है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले जघन्य अपराधों को जाति, धर्म, नस्ल के नाम पर अंजाम देने वाले आरोपी छूट जाएं, ऐसे आरोपियों को हीरो की तरह माना जाना लगे, उसके पक्ष में रैलियां निकलनी शुरू हो जाएं, तो यह दुनिया की सबसे बड़ी नाइंसाफी है। इस नाइंसाफी और इस नाइंसाफी के पीछे की घिनौनी मानसिकता को समझना आम लोगों की बस की बात नहीं। अगर आप में इंसानियत बची है तभी आप भावरी देवी, आसिफा, मनीषा या बिल्किस के साथ हुई नाइंसाफी को समझ सकते हैं। सवाल यह नहीं कि बिल्किस, मनीषा, आसिफा या भावरी के साथ रेप हुआ। बड़ा सवाल यह है इस दरिंदगी के बाद समाज ने कैसा बर्ताव किया। अगर जाति, नस्ल और धर्म के नाम पर हम जघन्य अपराधों को भी जस्टिफाई करना शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए हम जिंदा होकर भी मुर्दा हैं और अभी इंसानियत से कोसों दूर हैं। ये वीडियो आपको किसी दिल के किसी कोने में लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ ही शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।